So let's begin. We will take the first example of aloo ka paratha. It contains starch. When we will do its hydrolysis, glucose we will get glucose. When we will do its complete oxidation, we will get 6 moles of CO2 plus 6 moles of H2O plus energy. This is the introduction, so don't worry. Energy is lost as heat. Rest energy is trapped as ATP so that it can be used further. Energy is released in small steps. It's very important line. Not all energy is released in single large step. So process of breathing very much connected to the process of release of energy from food. ग्रीन प्लांट्स एंड साइनोबैक्टीरिया, ये जो ग्रीन प्लांट्स और साइनोबैक्टीरिया है खुद का फूड खुद बना सकते हैं. जो फोटोसिंथेसिस है उसमें लाइट एनर्जी ट्रैप होती है और कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में. आगे बढ़ते हैं. ये इंट्रोडक्शन ख़त्म. जो ये एटीपी का स्ट्रक्चर है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये आपको याद रहना चाहिए कि एटीपी का फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. तो जो ब्रेकिंग ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड्स है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के, उसे हम थ्रू ऑक्सीडेशन के ज़रिए तो जो सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है उसे रेस्पिरेशन कहते हैं. तो आगे बढ़ते हैं. ये जो लाइन है एनसीईआरटी की हाईलाइट वाली, इट इज़ रिलीज इन सीरीज ऑफ स्लो स्टेप वाइज रिएक्शन कंट्रोल बाय एंजाइम. ये एमसीक्यू का पीवाईक्यू है नीट का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एनर्जी रिलीज बाय ऑक्सीडेशन इन रेस्पिरेशन इज नॉट यूज डायरेक्टली बट यूज टू सिंथेसाइज एटीपी. ये भी बहुत ज़रूरी लाइन है. एटीपी जो है वो एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल है, तो पता ही होगा. सो नेक्स्ट इज अवर प्लांट्स क्या करते हैं ब्रीदिंग. तो प्लांट्स के पास बार्क ऑफ ट्री जिन्हें हम लेंटिसेल्स कहते हैं, और बीच में होती है एक डेड लेयर और लेयर ऑफ लिविंग सेल्स उसके बार्क के जस्ट बीनीथ में, जो रेस्पिरेशन में प्लांट को मदद करते हैं. नेक्स्ट इज अवर, ये जो है क्वेश्चन है एक नीट का, हाउ मच एटीपी इज मेड इन ग्लाइकोलिसिस 8 एटीपी और नेट है 2. रेस्पिरेशन पाथवे जो है वो एक एम्फीबोलिक पाथवे है. कार्बन कार्बन बॉन्ड जब ब्रेक होती है उसमें एनर्जी रिलीज होता है, जब और जो ये रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस की, इसे कैटाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं. और जो ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुविक एसिड है उसको ग्लाइकोलिसिस कहा जाता है. ये जो ग्लाइकोलिसिस टॉपिक है ये मोस्ट रिपीटेड टॉपिक इन नीट है, तो इसे ध्यान में रखें. इसे यूनिवर्सल पाथवे भी कहते हैं ग्लाइकोलिसिस को. सो जो हम ये है स्कीम ऑफ ग्लाइकोलिसिस जिसने दी थी और जिसकी एम्बेडन ने, मेयर ऑफ पर्नस ने, तो इसे ईएमपी पाथवे भी कहा जाता है. ग्लाइकोलिसिस जो है वो साइटोप्लाज्म में होती है, उसमें पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज होता है. ये जो आपको पाथवे ग्लाइकोलिसिस का पाथवे दिख रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जब ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है तब हेक्सोकाइनेस एंजाइम लगता है और एक एटीपी का यूज़ होता है. जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बनता है तब एक एटीपी यूज होती है. जब F6P से फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बनता है तब PF के नाम का एंजाइम यूज़ होता है. जब F16 बिस फॉस्फेट से 3PGAL बनता है तो कुछ नहीं होता, बस ये रिएक्शन होती है. और जब 3PGAL से 3PGAL और DHAP बनता है, ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है. और नेक्स्ट इज इन इरिवर्सिबल रिएक्शन से टू टाइम्स ऑफ 13 बिस PGA बनता है. इसमें हमें NAT से NADH प्लस H प्लस मिलता है. फिर नेक्स्ट इज अवर 13 बिस PGA से जब 3PGA और BPGA बनता है तब SLP होती है और एक ATP मिलती है. 3PGA से जब 2PGA बनता है तब कुछ नहीं होता, ये रिएक्शन होती है. 2PGA से जब पेपा बनता है तब H2O मिलता है. पेपा से जब 2-पायरुविक एसिड बनता है तब SLP होती है और ATP मिलती है. SLP मतलब सब्सट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, ये पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज है. और एक और ज़रूरी बात, जब ग्लूकोज मिलना रहता है ग्लाइकोलिसिस से, तब ग्लूकोज मिलने के लिए सुक्रोज इन्वर्टेज नाम का एंजाइम लेके ग्लूकोज बनता है और फ्रुक्टोज भी साथ में रहता है. नेक्स्ट इज अवर एनर्जी मैट्रिक्स. जो इसका एनर्जी मैट्रिक्स होगा इसमें हमें 2 ATP का नेट गेन होगा और 8 ATP नेट में रहेंगी और 8 ATP टोटल रहेंगी. ये बहुत ज़रूरी सवाल है, इसमें MCQ बनते हैं. NADH है जो है वो बैंक में जाएगा. आपको ये पता रहना चाहिए कि जब NADH ETS में आता है तो हमें 3 ATP मिलती है, और जब FADH2 ETS में आता है तो हमें 2 ATP मिलती है. नेक्स्ट इज अवर फेट ऑफ पायरुवेट. इसमें ज़्यादा सवाल नहीं आते. इसमें ये पूछेंगे आपसे कि पायरुविक एसिड
पायरुविक इसमें कौन कौन से एंजाइम काम कर रहे हैं, जो आपको बोलना है कि पायरुविक एसिड, डीकार्बोक्सिलेज, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस कैटालिस, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस। तो रिड्यूसिंग एजेंट जो है इसमें NADH प्लस H+ है, और विच इज़ रीऑक्सीडाइज टू NAD+। तो ये भी पूछेगा आपसे कि लैक्टिक एसिड और अल्कोहल फर्मेंटेशन में कितनी एनर्जी रिलीज होती है, तो लेस देन 7%। नेक्स्ट इज अवर जो ईस्ट पॉइजन है वो डेथ देता है, और कंसनट्रेशन ऑफ अल्कोहल इज अबाउट 13%। नेक्स्ट इज अवर एरोबिक रेस्पिरेशन। ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, यहाँ पे कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, मतलब एवरी कार्बन बॉन्ड रिमूव होता है। जो फाइनल इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन एक्सेप्टर है उसे हम वो O2 है। ये जो है ये लिंक रिएक्शन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लिंक करता है ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल को। तो जब हम पायरुविक एसिड प्लस कोए प्लस नेट को लेते हैं मैग्नीशियम आयन और पायरुविक डिहाइड्रोजिनेस के साथ, तो हमें एसिटल कोए प्लस CO2 प्लस NADH प्लस H+ मिलता है। तो इसमें सेवरल को एंजाइम्स वर्क करते हैं। हमें 2 मॉलिक्यूल मिलते हैं NADH के, और मेटाबॉलिज्म होता है पायरुविक एसिड का। नेक्स्ट इज आवर ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, मतलब क्रेब्स साइकिल। तो इसमें बेसिकली इसमें एसिटल कोए जो है वो सिट्रेट से मिलके, नहीं सॉरी, एसिटल कोए और OA मिलके सिट्रेट बनाते हैं, और उसमें से फिर सिस एकोनिटेट, आइसोसिट्रेट, ऑक्जेलोसक्सिनेट, अल्फा KTG, सक्सिनल कोए, सक्सिनेट, फ्यूमरेट, मैलेट, OA, ये सब बनता है। इसमें हमें टोटल एनर्जी मिलती है 18 ATP, और टोटल हमें ATP मिलती है 22 ATP। इसे एक याद करने की ट्रिक ये है, क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया अपॉइंट स्मार्ट पीपल फॉर द मेन ऑफिस। ये इसे याद करने की एक बहुत ही शानदार ट्रिक है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है नीट का, हाउ मेनी ऑक्सीडेशन टेक प्लेस इन क्रेब्स साइकिल। तो आप बोलना 4 बार ऑक्सीडेशन होता है। जहाँ NADH प्लस H+ और FADH2 रहता है वहाँ ऑक्सीडेशन होता है, और एक NADH जो है ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन करता है, तो सक्सिनाइल से अल्फा KTG में रहता है। इन विच टाइप ऑफ क्रेब साइकिल SLG इज इंपॉर्टेंट, मतलब सबस्ट्रेट लेवल गेन, सक्सिनाइल कोए टू सक्सिनेट। इसमें हमें GTP से ATP मिलता है। So glucose has been broken down to release CO2, and 8 molecules of NADH plus H+. 2 FADH2 have been synthesized besides just 2 molecules of ATP in TC cycle. So next is our ETS, electron transport system, or oxidative phosphorylation. Respiratory processes are to release and utilize the energy stored in NADH plus H+ and FADH2. The metabolic pathway through which an electron passes from one carrier to another is called electron transport chain. ये जो होती है ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होती है। यहाँ पे ये माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन है, यहाँ पे मैट्रिक्स है, ये जो एरिया है यहाँ पे होती है ETS। तो इसमें हमें बेसिकली 5 कॉम्प्लेक्सेस मिलते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर 1 NADH डिहाइड्रोजिनेस, जिसमें से हमें NADH प्लस H+ से नेट कन्वर्ट होता है। उसमें जब वो कन्वर्ट होता है तब 2 इलेक्ट्रॉन पास होता है और 2 H+ जाते हैं, और इसमें प्रोटीन रहते हैं FMN एंड आयरन सल्फर। जब ये यूबिक्विनोन के पास जाता है आयरन सल्फर, तो इसमें 2 प्रोटॉन पास होते हैं और 4 H+ यहाँ पे आता है। जब पास होकर यूबिक्विनोल से साइटो कॉम्प्लेक्स 3rd में आता है, तो इसे हम बोलते हैं साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे जब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आता है तब 2 H+ यहाँ पे जाते हैं, और दूसरे तरफ से भी यूबिक्विनोन साइकिल रहती है, तो वहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन आता है, तो फिर से 2 H+ जाते हैं, तो हमें मिलते हैं टोटल 4 H+। यहाँ पे प्रोटीन है साइटोक्रोम B, आयरन सल्फर, साइटोक्रोम C। यहाँ से साइटोक्रोम C एक इलेक्ट्रॉन कैरियर बनता है। नेक्स्ट इज अवर कॉम्प्लेक्स नंबर 2 सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस। यहाँ पे सक्सिनेट से फ्यूमरेट बनता है, तो यहाँ पे प्रोटीन है FAD प्लस और आयरन सल्फर। नेक्स्ट इज अवर कॉम्प्लेक्स नंबर 4 साइटोक्रोम C ऑक्सीडेस। यहाँ से हाफ O2 प्लस 2H+ से H2O बनता है, और जो इलेक्ट्रॉन कैरियर आया था कॉम्प्लेक्स नंबर 3 से, वो एक इलेक्ट्रॉन देता है कॉपर सेंटर को, साइटोक्रोम A कॉपर सेंटर A3, फिर कॉपर सेंटर। तो यहाँ से हमें 2 H+ मिलते हैं, अक्यूमुलेट होता है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। सो नेक्स्ट इज अवर ATP सिंथेस। यहाँ से हमें एक ATP फाइनली मिलती है जब पूरे H+ या ट्रांस मेम्ब्रेन से होके गुजरते हैं। तो ये है इसका स्ट्रक्चर। जब ये है हमारा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ATP सिंथेसिस इन माइटोकॉन्ड्रिया। तो जब 4 H+ जाते हैं तो एक ATP मिलती है।
जो F1 है वो पेरिफेरल मेम्ब्रेन है और जो F0 है वो इंटीग्रल मेम्ब्रेन है। ये है एम्फीबोलिक पाथवे। इसमें से हमें ज़्यादा सवाल देखने को नहीं मिलते। ये आपसे पूछेगा कि फैट्स जो है वो उसका पाथवे क्या है, क्या ग्लिसरॉल फैट्स से जाता है या प्रोटीन अमीनो एसिड से जाता है। नेक्स्ट इज वो रेस्पिरेटरी क्वेश्चन। रेस्पिरेटरी क्वेश्चन कैलकुलेट करने के लिए वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम में ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। इससे MCQ आने के सवाल बहुत हाई होते हैं। सो RQ जो कार्बोहाइड्रेट की रहेंगी वो 1 रहेंगी। आपको मैं ये शॉर्ट समरी दे रहा हूँ, इसमें से ही सवाल आएंगे। जो है RQ कार्बोहाइड्रेट की 1 रहेंगी, फैट की 0.7, प्रोटीन की 0.9 और ऑक्जेलो एसिटिक की लेस देन 1 रहेंगी। जो ट्रिपल माइटिन है उसकी 0.7 रहेंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।